सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की जब हम बात करते हैं तो अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज जस्ट कंटिन्यूएशन टू योर काइनेमेटिक्स। बेसिकली काइनेमेटिक्स का कंटिन्यूएशन होता है डायनेमिक्स। तो काइनेमेटिक्स में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा था पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। सो बेसिकली हमने पूरी की पूरी काइनेमेटिक्स की यदि बात करें तो हमने क्या पढ़ा था? हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस के जवाब पढ़े थे उसमें, जैसे कि हाउ लॉन्ग, व्हाट, ठीक है, हमने वेयर, इन सब चीजों का हमने आंसर देखा था। डायनेमिक्स में क्या होता है कि यदि मैं मोटा मोटी बताऊं कि ये तुम्हारे पास काइनेमेटिक्स के अंदर कुछ कुछ क्वेश्चन थे, उनके जवाब थे, और वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड थे? एक्स, वी और ए से। और वो क्वेश्चन क्या थे? हाउ, व्हाट, वेयर, हाउ लॉन्ग एक्सेट्रा। ये जो चीज थी वो काइनेमेटिक्स थी। अब क्या होता है कि इसको किसने दिया था? इसको गैलीलियो गैलीली ने दिया था। और गैलीलियो गैलीली के बाद न्यूटन ने क्या कहा कि ये सारे के सारे जो मोशन हो रहे थे ना, उस मोशन का कारण क्या था? वाई। सो डायनेमिक्स जो आया, डायनेमिक्स ने क्या किया कि इन सारी चीजों के होने का कारण बताया। सो यहाँ पे एक्स, वी और ए का तो यूज होता ही है, साथ में एम होता है। इसी प्रकार से न्यूटन ने क्या किया कि तीन नियम दिए, और वो तीनों नियम की बात हम करने जा रहे हैं। सो न्यूटन का जो पहला नियम था वो ये था, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम लोग बोलते हैं, कि a body is at rest, r is in motion, unless or until an external agent, which is known as force, is applied on the body or the system of bodies. So basically ये बता रहा है कि हमारे पास फर्स्ट लॉ ये बता रहा है कि कोई भी चीज जो होती है उसके पास दो प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि कोई चीज यदि रेस्ट में है तो उसके पास एक इनर्शिया है। इनर्शिया का मतलब ये होता है कि टू रिटेन इट्स पर्टिकुलर पोजीशन फॉर एवर। ये चाहता है अपनी चीज को रखना। कब तक रखना चाहेगा? जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंट ना लगा जाए, और दिस एक्सटर्नल एजेंट व्हिच इज गोइंग टू एक्ट ऑन इट इज नोन एज फोर्स। अगेन यदि वो इनर्शिया ऑफ मोशन है तो इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब ये नहीं है कि बॉडी मोशन में है तो इनर्शिया ऑफ मोशन में है। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब ये होता है कि यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि सेम स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन। सो इस जो इनर्शिया ऑफ मोशन है उसको भी चेंज करना होगा, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी को भी चेंज करना होगा, तो एक फोर्स लगेगा। ये बोलता है फर्स्ट लॉ। नाउ सेकंड लॉ इज कंटिन्यूएशन ऑफ फर्स्ट लॉ। अच्छा, आप लोग इन सारी चीजों को ना लिखते जाएंगे। लिख तो लिया था ना? बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यस। मिटा दो ना? हाँ सर, मिटा दो। धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं तो तुम लोग लिखते जाओगे। मैं कुछ भूल जाता हूँ इसलिए मैं बीच में रोक रहा हूँ, फिर जब क्वेश्चन लगाएंगे तो हम बात करेंगे वापस। अब क्या होता है हमारे पास कि अब हम बात ये कर रहे थे कि भाई न्यूटन ने जो सेकेंड लॉ दिया, उसका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सिंपली ये था कि उसने बोला कि भाई ये जो होता है ना फोर्स, वो चेंज करता है। और किस चीज को चेंज करता है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, एंड दिस फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज मोमेंटम। ये मोमेंटम को चेंज करता है। और ये मोमेंटम जो होता है उसका सिंपल सा डिफिनेशन होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो हम ये बोलेंगे कि जो फोर्स होता है किसी बॉडी के ऊपर, वो क्या होता है? डेल्टा पी। इस मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो डेल्टा पी अपन डेल्टा टी, यानी कि एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल वो डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये एम बाहर कैसे ले लिया मैंने? बेसिकली होगा एम इंटू वी फाइनल माइनस एम इंटू वी इनिशियल। ये था तुम्हारा पी फाइनल और ये है तुम्हारा पी इनिशियल। सो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी डेल्टा पी। सो डेल्टा पी में जब हम एम निकालेंगे तो यहाँ पे एम इक्वल इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब तुम्हें अपनी पिछली जानकारी से पता है कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी जो होता है वो तो एवरेज हो जाता है। तो यानी कि फोर्स को हम ऐसा भी बोल सकते हैं एम इंटू ए एवरेज। तो ये फोर्स को भी हम बोलेंगे फोर्स एवरेज। तो जैसे कि हम लोग काइनेमेटिक्स में बोलते थे कि when delta t is too small, when delta t tends to zero,
सो हम क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे कि दिस इज एफ इंस्टेंटेनियस विच इज एफ एट टाइम टी, एंड दिस इज एम इंटू ए टी। तो ये इंस्टेंटेनियस हो। सो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को बताता है, दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिख लिया है तो मैं मिटाऊंगा। लिम्पी, लिख लिया है? बंसिका, यस सर। आदित्य, लिख लिया? ठीक है, लिख लिया तो बोल दो कि मिटा सकता हूं मैं, क्योंकि मैंने 30 मिनट बोला था, इसका मतलब ये नहीं कि हो गया, मतलब अब बात कर सकते हो, मतलब पूछ सकते हो तुम लोग, हाँ ना कर सकते हो। सो ये आपने लिख लिया है, तो अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। सो नाउ इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है, अब ये सारी की सारी जो मोशन है वो फोर्स के लिए हम कर रहे हैं। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन एक्चुअली लिख लो, मोशन की जगह पे न्यूटन थर्ड लॉ या थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, बट ये फोर्स के लिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी बोल सकते हो, इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग। सो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन ये बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब एक बात बताओ, मान लो कि मैंने बोला कि ये बात यदि सही है, तो किसी आदमी को चाटा मारते हो तो इक्वल एक अपोजिट रिएक्शन से चाटा मारा, तो जिसके गाल पे चाटा लगा उसने तो अपने गाल से तो नहीं तुम्हारे हाथ पे फोर्स लगा दिया, तो गलत बात है नहीं चाटा मारना। फिर ऐसा क्यों कि चाटा मारा जाता है और खराब लगता है लोगों को? तो बेटा ये फिजिक्स की बात नहीं है, बायोलॉजी की बात है। तुम लोग बायो वाले हो, तुम लोग को पता है कि मुलायम हाथ से यदि कोई मारेगा चाटा तुम्हारे गाल पे, तो तुम्हें खराब नहीं लगेगा। छोटा सा बच्चा चाहे जितना उससे चाटा मरवा दो, तुम बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे मारते हैं वो सब, तो क्योंकि उसका हाथ बहुत तुम्हारे गाल से भी मुलायम होता है, तो तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन यदि कोई मस्कुलर आदमी मारेगा तो जोर से लगता है, तो वहां पे थोड़े टाइम के लिए रक्त रुक जाता है, तो उसकी वजह से हमें दर्द का एहसास होता है। सो बेसिकली वहां पे फिजिक्स का कोई लेना देना नहीं है। जब हाथ से उसने चाटा मारा तो उसके हाथ पे उतना ही फोर्स गाल नहीं लगा, बट गाल मुलायम होगा, चाटा लगेगा। हाथ मुलायम होगा तो हाथ गाल को अच्छा लगेगा, हाथ पे चोट लगेगा। सो इट इज बायोलॉजिकल थिंग, नॉट फिजिकल। सो अब क्या है हमारे पास कि एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब हो गया कि हमेशा जब भी कोई चीज, जैसे मान लो यहाँ पे कोई आदमी है, वो यहाँ पे एक बॉडी को धकेल रहा है जिसका मास एम है, और आदमी का मास कैपिटल एम है। तो यदि ये इसको धकेलेगा तो इसके ऊपर यदि मान लो कि सपोज एक फोर्स लगा रहा है टी, कांटेक्ट फोर्स सी, सो ये बॉडी भी उसके ऊपर लगाएगा। तो जब हम अलग अलग दोनों की बातचीत करते हैं तो इस बॉडी पे हम दिखाते हैं कि एक कांटेक्ट फोर्स लगा रहा है जो आदमी लगा रहा है, और जब आदमी की बात हम करते हैं तो उसके ऊपर हम बताते हैं कि इस पे कांटेक्ट फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन। इसमें से किसी भी सी को हम एक्शन बोल सकते हैं, तो दूसरा वाला सी रिएक्शन हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू कांटेक्ट दो तरह के फोर्स होते हैं। तो पहला फोर्स जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, और दूसरे को बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो ये यदि तुम लोगों ने लिख लिया तो मिटा दो, मिटा दो। यस सर। तो कांटेक्ट फोर्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं नेचर में। और कांटेक्ट फोर्स में सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या हो गया? कांटेक्ट फोर्स, जब बॉडी कांटेक्ट में हो तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, और जब कांटेक्ट नहीं हो तो नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। सो इसके एग्जांपल क्या है? नॉर्मल फोर्स। इसका एग्जांपल एक और क्या है? फ्रिक्शन। इसका एग्जांपल एक और क्या है, बोलो? और कोई एग्जांपल है? चलो दो से ही काम चलाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं mg, नॉन कांटेक्ट फोर्स का। तो ये जो कांटेक्ट फोर्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं नेचर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि बॉडी यदि यहाँ पे है, मान लो मास m, तो इसके ऊपर हमेशा एक कांटेक्ट वजह से फोर्स लगेगी, यानी कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे
तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा नीचे वाला, और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो जो नॉर्मल फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स एक विशेष तरह का कांटेक्ट फोर्स लगता है, विच ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस द बॉडी लाइज। तो कांटेक्ट फोर्स यहाँ पे हमेशा ऐसे लगता है। तो यदि तुम सरफेस के हिसाब से बात करो तो कैसे कैसे लग सकता है कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स से परपेंडिकुलर लग रहा है, तो यदि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो कांटेक्ट फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर ये लगता है, ये नॉर्मल फोर्स होता है। अब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर ही लगे, ऐसा भी हो सकता है कि एक कांटेक्ट फोर्स इस तरह से भी लग सकता है, ऐसे इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, ये भी लग सकता है, लेकिन हमेशा जो परपेंडिकुलर इसका कंपोनेंट होगा कांटेक्ट फोर्स का, उसको नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। तो बाद में तुमको फ्रिक्शन में बताऊंगा कि यही कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक नॉर्मल फोर्स हो जाता है, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स हो जाता है। सो कांटेक्ट फोर्स के विषय में जो नॉर्मल फोर्स बोला जाए तो नॉर्मल फोर्स इज अ different मतलब basically special kind of contact force which always is perpendicular to surface of the body where the body lies। तो ये मोटा मोटा छोटा सा एक डिफरेंशिएशन होता है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन पे आने के पहले मैं एक बार और एक चीज बताना चाहूंगा कांटेक्ट फोर्स को, वो हम इक्विलिब्रियम से देखेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक एफबीडी बनाना मैं तुमको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास है m, और ऐसे दो बॉडी पे यहाँ पे टच कर रहा है, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे, लेट्स से दिस इज पॉइंट P1 एंड पॉइंट P2, इन दोनों पे एक कांटेक्ट में है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कांटेक्ट फोर्स लगेगा बेटा, यदि तुम अलग से इसको देखो। अब मान लो तुम्हारे दांत में दर्द है, तो तुम डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या करता है, डॉक्टर तुम्हारे दांत का एक्सरे लेता है। तो फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको जिस बॉडी की बात करनी होती है, हम सिर्फ उसी बॉडी को स्टडी करते हैं। तो उस बॉडी को बाकी चीजों से अलग करके देखते हैं कि उस पर कितने एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं और किस तरह से लग रहा है। तो जैसे इस बॉडी को यदि मैं अलग करूं तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा C1, और अगेन यहाँ पे एक C2 लग रहा होगा ऐसे, ये पॉइंट के अकॉर्डिंग ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर हमेशा कांटेक्ट फोर्स लगता है, और नीचे इसका mg लग रहा होगा। और यदि मैं इसको अलग अलग देखूं तो यहाँ पे यही C1 ऐसे लग रहा होगा और इस पे यही C2 ऐसे लग रहा होगा। तो ये जो अलग से बॉडी को हम देखते हैं ना, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम या एफबीडी, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये सारी बातें तुम लोग को पता है, एक बार रिकैप हो गया। अब मुझे लगता है कि इसको मिटा देना चाहिए, तो अभी लिख लिया है तो ठीक है, अदरवाइज मैं मिटाता हूं। लिख लिया है? लिम्पी लिख लिया है? मिटाऊं? सर। चलो तो अब इसको मिटा रहा हूं। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। अब एनएलएम में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो पढ़ाना है जो तुम्हें नहीं आता है, मैंने मोटा मोटी जो छोटी छोटी चीजें थी बता दी। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अब हम एनएलएम में कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं और वो क्वेश्चन की वेराइटीज। तो जो सबसे पहली वेराइटी होती है वो होती है ब्लॉक प्रॉब्लम, फिर दूसरी होती है रो प्रॉब्लम, फिर तीसरी होती है हमारे पास ब्लॉक प्लस रो प्रॉब्लम, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, चौथी प्रॉब्लम आती है वो होती है पुली प्रॉब्लम, फिर पांचवी प्रॉब्लम आती है एलिवेटर प्रॉब्लम, फिर छठवीं प्रॉब्लम आ जाती है स्प्रिंग प्रॉब्लम्स, ये स्प्रिंग मास बैलेंस वगैरह वगैरह। एलिवेटर के साथ भी तुम इसको रख सकते हो, इनफैक्ट एलिवेटर प्रॉब्लम या स्प्रिंग मास बैलेंस हम इसको कर सकते हैं, या वेइंग मशीन प्रॉब्लम ऐसा बोल सकते हैं। और अंत में जो है सबसे अच्छा वाला प्रॉब्लम आता है जहां पे हम इनर्शियल नॉन इनर्शियल की बातचीत करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रिज्म प्रॉब्लम। इतनी तरीके की या बेस प्रॉब्लम, इसको बेच भी बोलते हैं। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हिच वी आर गोइंग टू डील हियर। अब मैं ये बता दूं कि इस पूरे चैप्टर के अंदर फ्रिक्शनल कोफिशिएंट जैसी कोई चीज नहीं होगी, म्यू हमेशा 0 होगा। ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस इस पूरे चैप्टर में। तो यदि फ्रिक्शन तुम्हें पहले से आता है तुम यहाँ पे नहीं लगाओगे इस चीज को, नहीं आता है तो अच्छी बात है, फिर अगले चैप्टर में हम फ्रिक्शन में पढ़ेंगे कि जब फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा। सो इन दिस होल चैप्टर ऑल द सरफेसेस आर गोइंग टू बी फ्रिक्शनलेस, और बाकी जो जो चीजें होंगी वो मैं जैसे जैसे आएगा वो बताऊंगा।
सो अब एक छोटे से क्वेश्चन से हम चालू करेंगे इसको करना। तो ये मैं मिटा देता हूँ, ये तुमने लिख लिया होगा, और नहीं भी लिखा होगा तो अब कोई इशू नहीं है। ये सारी वीडियो में वापस पढ़ाने के बाद डाल दे रहा हूँ आजकल यूट्यूब पे। तो तुम लोग का यदि कोई छूट भी जाता है तो तुम्हारा सेम लेक्चर जो अभी तुम पढ़ रहे हो वही एज इट इज मैंने एक एसवी करके चैनल प्लेलिस्ट बनाया, उसी में डाल दे रहा हूँ। तो तुम लोग एज इट इज उसको फिर से अपना ही चैनल जो तुमने पूछा अच्छा है वो कर लोगे, तो तुम्हारे रिवीजन जैसा हो जाएगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन से चालू करते हैं। मान लो कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक छोटा सा मास ले लिया 2 kg का, और इसके ऊपर मैंने क्या किया कि किसी एंगल 37 डिग्री, मान लो ये 37 डिग्री मेरा फेवरेट एंगल है तो मैं 37 ही लेता हूँ हमेशा। यहाँ पे 20 न्यूटन का एक फोर्स लगा दिया, और मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा होगा, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। अब देखो गोल चीज है तो तुमको लगेगा कहीं रोल तो नहीं कर रहा है, तो अगेन मैं बता रहा हूँ फ्रिक्शनलेस है, तो ये हमेशा ट्रांसलेशनल मोशन ही करेगा। तो हमें कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि फ्रिक्शनलेस है सब जगह पे, ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, तो वो टेंशन तुम्हें रखना नहीं है। ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट कि गोल है तो कहीं रोल तो नहीं करने लगेगा, ढकने तो नहीं लगेगा, नहीं होगा भाई, सीधे सीधे ऐसे जाएगा। सो नाउ योर क्वेश्चन इज, पता करो इसका एक्सेलरेशन। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से पता कर लोगे तुम। बस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना था। बिल्कुल। तुमने क्या किया कि तुरंत से इसका एफबीडी बना दिया। मैं तुम लोगों को क्या करना सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें एफबीडी बनाना सिखा रहा हूँ खुद से। तो तुमने क्या किया, 20 न्यूटन किया, जो बच्चे बुद्धिमान है उन्होंने 20 cos 37 डिग्री लिख लिया, और यहाँ पे लिख लिया 20 sin 37 डिग्री। यहाँ पे लिख लिया नॉर्मल फोर्स, और यहाँ पे लिख लिया यदि जी की वैल्यू में, जी की वैल्यू जब तक ना दूं तब तक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर करना है मेरे सारे क्वेश्चन। तो ये हो गया 20 न्यूटन। सो यहाँ पे एक इक्वेशन तो बनेगा वर्टिकल वाला, n प्लस 20 sin 37 डिग्री इक्वल टू 20, यानी कि n इक्वल टू 20 - 20 sin 37 डिग्री। sin 37 डिग्री 3/5 होती है, तो ये 12 हो जाएगा, तो 20 - 12 यानी कि 8। तो नॉर्मल फोर्स हो गया 8 न्यूटन। अब तुमने क्या निकाला था, एक्सीलरेशन। तो 20 cos 30 यानी 20 into 4/5 यानी कि 16। तो 16 इक्वल टू 2 into a, सो a की वैल्यू बेटा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एग्जैक्टली सही है। यहां तक कोई इशू, कोई समस्या बोलो। तो यहाँ पे देखो, यदि यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 न्यूटन, और यहाँ पे लिख दिया एक दूसरा 20 न्यूटन, और ये 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है ना, और ऐसे किसी सरफेस पे होगा ये, ठीक है ना। अब ये कोई जरूरी हो सकता है उड़ जाए, ये हमें नहीं पता, तो ये हटा देता हूँ। हो सकता है कि ये दोनों का कंपोनेंट, तो ये एंगल पहले देता हूँ, तो ये एंगल ले लो 37 डिग्री, ये एंगल ले लो 37 डिग्री। अब यदि नहीं उड़ेगा ये, कोई नहीं, लगा दो, नहीं तो कंफ्यूजन नहीं बनेगा। सो हमें ये पता करना है कि चूंकि 20 न्यूटन जाता है, तो इधर यदि a1 होगा इसका एक्सीलरेशन, और इधर a2 होगा, तो a1 a2 निकालना है। a2 कुड बी 0, बट देखो it could be something also। Sir, it is placed on some other surfaces. हाँ हाँ, कोई सरफेस पे है, इस तरफ से फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनलेस है, एक तरफ से 10 न्यूटन 37 डिग्री पे लग रहा है, और 2 kg का ब्लॉक है ना, 2 kg का से जो भी है स्पीयर। So you have to find out a1 and a2। सर A1 तो -8 आई कैप आएगा, और जो A2 है आई गेस 0 आएगा। देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको लिखा 20 न्यूटन, तो ये 20 न्यूटन के दो कंपोनेंट हो गए। एक हो गया यहाँ पे 20 cos 37 डिग्री, और नहीं sin 37 डिग्री, सॉरी sin 37 डिग्री, और प्लस 10 sin 37 डिग्री, और नीचे लगने वाला है इस पे 20। अब यदि ये 20 से ये दोनों ज्यादा होंगे जुड़ के, तब तो ये उड़ जाएगा ऊपर की तरफ, नहीं होगा तो एक नॉर्मल फोर्स लगने वाला है, तो इसका एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, a2 0 हो जाएगा। फिर बात समझ में आ रही है, बोलो।
यदि 20 ग्रेटर देन क्या होगा, 20 साइन 37 डिग्री एंड प्लस 10 साइन 37 डिग्री, सो n की कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी? इन दैट केस a2 की वैल्यू 0 होगी। बोलो वंशिका, यस सर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि 20 की वैल्यू 20 साइन 37 10 साइन 37 डिग्री से बड़ी हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं करेगी, सरफेस उस पे एक फोर्स लगा देगी, नॉर्मल फोर्स जो ग्रेटर देन 0 होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। देख लेते हैं कितनी होती है। यदि ये ग्रेटर देन है तो होगी, यदि ये इक्वल टू हो गया तो भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? यस सर। this is a2 equal to 0, तो हमने चेक किया इसको, तो 20 sin 37 degree is 20 into 3 by 5 which is 12 and 10 into 37 डिग्री यानी कि 6, तो ये बच्चा 18 ही हुआ सिर्फ। तो ये दोनों जुड़ के यदि 18 हुआ तो 18 20 से क्या है, छोटा है कि बड़ा है? 20 greater than 18। What does it mean कि नॉर्मल फोर्स प्लस 18 इक्वल टू 20, यानी नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 2 और A2 की वैल्यू कितने हो गए? 0। बोलो यस। यस सर। यस अब सर। ये इधर जाना है तो 20 का देखते हैं इधर वाला कंपोनेंट, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 20 cos 37 डिग्री और ये हो जाएगा 10 sin 10 cos 37 डिग्री। अब देखो निम्पी, जल्दी करना इज गुड बट सही करना इज मोर गुड। तुमने सही किया और गलत कर दिया, आंसर नेगेटिव होगा उसमें और तुम्हारा नेगेटिव मार्क्स मिलेगा उसका, क्योंकि मैंने इधर बेटा लिखा है 1, तुम नेगेटिव क्यों बोल रही थी? तो 20 into 4 by 5 minus 10 into 4 by 5 equal to 2 into a, तो बेसिकली ये है 16 minus 8 equal to 2 into a, यानी कि a1 एक्चुअली a1 है। सो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या हो गई 4, तो ये पॉजिटिव ही तो आ रहा है, तो नेगेटिव कहां से ला दिया तुमने? बोलिए यस। बोलो बच्चों यस। यस आप सर बोलो -4 इन आई कैप नहीं आना चाहिए माइनस क्यों आएगा भाई, बड़ी बेवकूफ लड़की हो तुम। जब a1 सर। इसे इधर बोला है तो प्लस ही होगा ना जी, माइनस क्यों होगा? आपने A1 को इस वाले डायरेक्शन में माना है। तब क्या लिखा है मैंने शुरू में, ये दिखाया नहीं है a1 ऐसे? बेवकूफ थोड़ा कि इस तरफ तीर इधर लगाया तो इधर की डायरेक्शन बोल रहा हूं ना, सर ऐसे नहीं देखा था ना। तो ध्यान से देखो ना, यही गड़बड़ करोगी ना, एक नंबर तुम्हारा जाएगा, थोड़ी 4 नंबर जाएगा, गलत करोगी तो 5 नंबर जाएगा। तुम लोग का 4:-1 होता है ना, यस सर। तो 5 नंबर जाएगा तुम्हारा आता हुआ क्वेश्चन में। 5 नंबर में कितना रैंक खराब होगा पता है तुम्हें? सर 2000। तो फिर सर्जन बनते बनते आयुर्वेदिक का इलाज करने लगोगी। चलो मिटा दो इसको। यस सर। यस सर। बी अलर्ट, फिजिक्स तुम लोग का जो सब्जेक्ट है ना वो तुम्हारा रैंक बनाएगा। फिजिक्स आईआईटी वालों को सिलेक्शन दिलाता है और मेडिकल वालों को सिलेक्शन नहीं दिलाता है, रैंक दिलाता है। सिलेक्शन केमिस्ट्री और बायो दिलाता है, तो इसमें ना तुम्हें बहुत अच्छा होना पड़ेगा। और ये आसान सब्जेक्ट है, बिलीव मी, ये दोनों से आसान है। एक तो इसका सिलेबस बहुत कम है, लिमिटेड सिलेबस है इसका। अब देखो ये जो प्लेटफॉर्म है ना वो एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, तो तुम्हें पता करना है कि व्हाट इज नॉर्मल फोर्स। अब यहाँ पे जी ले लेना तुम, जी 10 नहीं लेना, जी लेना इसको, मतलब इसका mg और उसके ए के टर्म में निकालना है मुझे। आ गया, बड़ा आसान है। एफईडी बनाया, एफईडी बनाने के बाद क्या लिखा यहाँ पे m, यहाँ पे लिखा नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे लिखा mg,
पूरा प्लेटफॉर्म ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, सो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो n माइनस जी इक्वल टू m इनटू a, यानी कि n इक्वल टू m इनटू g प्लस a। बोलो समझ में आया? डरे आ गए घर पे? यस सर, हो गया। ठीक है, वंशिका समझ में आया बेटा? Yes, sir. चलो डर भी आ गया शायद घर पे। तो यहाँ पे पता करो फाइंड फोर्स अप्लाइड बाई, पूछ लेंगे उससे, यदि तुम लोग तीन ही लोग का परमानेंट को 10 से 11.5 कर लूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं तो ऐसे भी डाल कर सकता हूँ। फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाई 4 kg ब्लॉक on 2 kg and on the surface where it क्या lies। A 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, G 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये पूरा प्लेटफॉर्म ऐसे जा रहा है, तो 4 kg जो है 2 kg पे कितना फोर्स लगाएगा, और जिस प्लेटफॉर्म पे है वो प्लेटफॉर्म पे कितना फोर्स लगाएगा, दोनों निकालना है तुम्हें। वो बच्चा आया, नाम उससे पूछा क्या, सब तो गायब हो गया वो। दैट्स गुड, ऐसे ही देखने के लिए आ गया था। अच्छा वो बच्चा शायद 11th का था। ठीक है चलो, तो योर टाइम इज ओवर, अब मैं बताने जा रहा हूँ। अब ध्यान दो, तुम लोग एफबीडी बनाओ सिंपली, तो एफबीडी बनाए तो 2 kg का बनाओगे, ठीक है ना? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ म्यूट तो नहीं हूँ, ठीक है। तो 2 kg का बनाओगे तो यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स मान लो N1 लग रहा है, और नीचे लग रहा है 20। आप इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, N1 माइनस 20 इक्वल टू 2 इंटू ए, और जो 4 kg वाला है उसका बनाओ एफबीटी। सो 4 kg वाले पे क्या क्या लग रहा होगा, एक तो N1 लग रहा होगा, दूसरा जिस सरफेस पे होगा वो N2 लगा रहा होगा, और नीचे इस पे क्या लग रहा होगा, 40 लग रहा होगा। इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, N2 इक्वल टू N1 प्लस 40। सिर्फ इतना नहीं होगा, ये ऊपर जा रहा है, तो N2 माइनस N1 माइनस 40 इक्वल टू 4 इंटू ए, जो ए की वैल्यू है तुम्हारी 2 डाल देंगे। पहले यहां से N1 निकाल लेते हैं, तो N1 इक्वल टू लिखोगे 20 प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 24, अब ये 24 यहाँ पे उठा कर रख दोगे, सो N2 माइनस 24 माइनस 40 इक्वल टू 4 इंटू 2, ये 8 हो गया। सो N2 की वैल्यू हो जाएगी 24 प्लस 48 यानी कि बेटा 72। सो N1 इज 24 एंड N2 इज 72। N1 वो फोर्स है जो 4 kg 2 kg पे लगा रहा है, और M2 वो फोर्स है जो 4 kg सरफेस पे लगा रहा है, सरफेस भी उस पे वही फोर्स लगा रहा होगा। बात सेम ही हुई ना? यदि मान लो कि मैं ये बोल रहा है कि ऑन द सरफेस, तो ये N2 जो होगा, यदि तुम सरफेस का बनाओ एफबीटी तो क्या दिखेगा तुम्हें, यही N2 दिखेगा ना? बोलो। यस सर, इन दोनों को मिला के मैं 6 kg बना दूं, फिर उसका नॉर्मल नीचे लगा के, बात एक ही है ना? हाँ बिल्कुल बात एक ही है, यदि तुम मन करे तो अलग से इसको देखो और फिर इन दोनों को 6 बना के कर लो, तो भी बात एक ही। सरल करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों को एक सिस्टम मान लेते हैं, तो मान लेंगे कि N2 माइनस 6G, उस केस में तुमने क्या किया कि इन दोनों को एक सिस्टम बना लिया, यस सर, फिर 6 दोनों इंटू 2। बना लिया तो N2 मिल गया, और नीचे लग गया 6G, तो तुमने लिखा कि N2 माइनस 6G इक्वल टू 6 इंटू ए,
तो यहाँ पे 6 इंटू 2 12, यहाँ पे 60, तो यहाँ से भी इंटू आ गया 70। तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। बोलो बच्चों, यस। Yes, sir. मिटा दूं? Yes, sir. Yes, 2 मिनट सर, 2 मिनट। अच्छा देखो, मैं अगेन अब बार बार पूछूंगा नहीं, मिटा दूंगा, मिटा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि तुम लोग को यदि कुछ 2 मिनट। बचा रहेगा तो तुम लोग वापस उसको देख लोगे, ठीक है ना। अदरवाइज कोशिश करो कि साथ साथ लगाने की। हाँ, तुम क्या बोल रही थी वंशिका? मेरी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है, पता नहीं कहाँ पे हो रही है। हाँ कोई नहीं, ये देख लेना बाद में, ठीक है ना। यस सर। हाँ, क्योंकि वो अब उस तरह से पढ़ेंगे ना तो सिलेबस नहीं खत्म होगा, और मुझे जल्दी से सिलेबस खत्म कराना है, तुम्हारा तक रिवीजन हो सके। तो तुम लोग थोड़ा मेहनत खुद से करो, क्योंकि मेहनत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी ना, मैं तो बस तुमको गाइड थोड़ा सा कर सकता हूँ हल्का से। वैसे भी टीचर का 10-5% का रोल होता है, ज्यादा बच्चे का ही रोल होता है। बट बच्चे ना कुछ कुछ बेवकूफ टीचरों के चक्कर में ऐसा लग रहा है कि टीचर नहीं भगवान हो गया है। इस क्षेत्र में सिर्फ बच्चा भगवान होता है, बच्चे के अलावा कोई भगवान नहीं होता है। और बच्चा अपने लिए जो प्रे करता है वही भगवान सुनते हैं, और वो प्रेयर होता है ड्यू टू हार्ड वर्क। और सर आपने हमें चिल्ड्रन डे विश नहीं करा। हाँ, आपने हमें चिल्ड्रंस डे विश नहीं करा। कब है चिल्ड्रन डे? आज था? ओह सर आपको याद नहीं, आज ही है। आज है? अच्छा हाँ, 14 तारीख है ना, मेरे भैया का जन्मदिन भी है, मैंने आज उनको विश किया। हाँ हाँ, हैप्पी चिल्ड्रन डे बच्चों, विश यू। तुम लोग अपनी जिंदगी में जो चाहो वो बनो, और बताओ और क्या आशीर्वाद दो, खुश रहो। हम लोग के यहाँ तो यही बोलते हैं ना, खुश रहो। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। फाइंड फोर्स exerted by 2 kg on 1 kg and on 4 kg। सो ये बच्चों अपना 2 kg वाला ब्लॉक जो है ना, वो 1 kg पे कितना फोर्स लगा रहा है, 4 kg पे कितना लगा रहा है, ये हमें पता करना है। और ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म अभी भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा हो। धैर्य आ गया बालक? धैर्य? यस सर। आ गए? अभी भी ट्रेन में हो? नहीं सर, अभी रोड पे रास्ते में बस पहुंचने ही वाली हूँ 5 मिनट। हम पहुंच जाना तो मैसेज करना मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्लासेस तुम्हारे हिसाब से रख सकते हैं, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। दिल्ली की ट्रैफिक का भी चक्कर आता है। चलो, लिम्पी आया, ये कितना आया? सर आप बताओ, फिर मैं मैच करूंगी, डर लगता है। किस बात का डर लगता है? मैं तो तुम्हारे पास में हूँ, ना पीटूंगा तुमको। देखो, ये 1 kg वाले का एफबीटी बनाओगे बेटा तो कितना हो जाएगा? N1, और नीचे क्या हो जाएगा बालक? 10। 10। और ये एक्सेलरेशन a से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, नहीं होता है। तो आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे? N1 माइनस 10 इक्वल टू 1 इंटू 2, यानी कि N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। बोलो। अब तुम्हारी मेथड से मैं इन दोनों को एक साथ मर्ज कर देता हूं, ठीक है ना। सो जब मर्ज कर दूंगा तो इस पेपर ऊपर लगेगा N2, और नीचे में क्या लगने वाला है? 30। सो N2 माइनस 30 इक्वल टू 3 इंटू 2, तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36। बोलो, बोलो वंशिका, यस। वंशिका बोलो, यस या नो। यस सर। डबल चेक कर लेते हैं एक बार, 2 kg को ऐसे भी अलग करके भी देख लेते हैं। तो 2 kg पे क्या क्या लगने वाला है? एक तो लगने वाला है N1, दूसरा लगने वाला है N2, तीसरा लगने वाला है 20। सो N2 माइनस N1 माइनस 20 इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 इंटू 8, 2 इंटू 2। सो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? N1
प्लस 20 एंड प्लस 4, N1 कितना था मेरा 12, तो 12 प्लस 20 प्लस 4, यहां से भी 36 आ रहा है। सो हम लोग ने मेथड चेंज किया तो भी हमारा 36 रहा, यानी कि फाइनल आंसर 36 ही रहा होगा। ठीक है ना? सो डबल चेक हो गया ये। बोलो यस। यस सर। सो ये बच्चों ब्लॉक के जितने तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं वो तुम्हारे हो गए। अब इसके ऊपर हम बाकी मिसलेनियस क्वेश्चन में तुमको दे दूंगा होमवर्क पे, और मैं उसका सॉल्यूशन कल डाल दूंगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं रोप की। मजा आ रहा है ना तुम लोग को? स्पीड तो ज्यादा नहीं है ना? नो सर। अब थोड़ी स्पीड बढ़ेगी मेरी नेचुरल स्पीड ज्यादा ही है। मैं शुरू में बच्चे डर के भाग नहीं इसलिए धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, बाकी मेरी नेचुरल स्पीड ज्यादा है, तो तुम्हें वो स्पीड पकड़नी है, उसमें तुम्हारा ही फायदा है। ठीक है ना? सो देखो, यदि मास कैपिटल एम है, फोर्थ एफ है, तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। मैं क्या पूछूंगा, फाइंड फोर्थ एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। ये एक रोप है, और ये जो रोप है ना, इसमें मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मास इज यूनिफॉर्मली distributed. Find force at the midpoint of the rope. बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, बताओ आपको। अब यहाँ पे एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंशन। टेंशन का एक और नाम तुमने सुना होगा क्या? टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स। It always pulls a body. It never pushes. ठीक है? ये हमेशा खींचता है, ऐसे करके ऐसे खींचेगा ये। It always pulls a body. It never pushes. So यहाँ पे यदि मैं तुमको बोलूं कि जहां पे मुझे निकालना है टेंशन रस्सी के अंदर, उस जगह पे कट कर दो और वहां पे एक टेंशन बना दो अपने मन से। सो यदि मान लो कि ये कैपिटल एम मास है इसका, तो आधी रस्सी का m/2 होगा, दूसरी आधी का भी m/2 होगा, तो आप वहां पे कट कर दो बच्चों। तो जब आप कट करोगे तो आपके पास इस तरह से ये दिखेगा, यहाँ पे टेंशन T दिखेगा, जिससे ये आगे वाली रस्सी पीछे वाली रस्सी को खींच रही होगी, और इसका मास m/2 हो जाएगा। यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स N1 लग जाएगा, नीचे लग जाएगा m/2 इंटू जी, और जो दूसरा वाला हिस्सा आधा वाला होगा उसका मास भी m/2 हो जाएगा, और इस पे फोर्स F लग रहा होगा, पीछे टेंशन T लग रहा होगा। यहाँ पे लिखोगे आप N2, और यहाँ पे नीचे लग जाएगा m/2 इंटू जी। अब यदि आप देखो तो ये N1 इक्वल टू m/2 इंटू जी, N2 इक्वल टू m/2 इंटू जी, दिस इज इररिलेवेंट फॉर अस। हम क्या लिखेंगे? हाँ, एक बार दोबारा बताना, मैं अभी घर पे पहुंचा था। मैं ये पूछ रहा था कि एक रस्सी है जिसका मास कैपिटल एम है, और उस रस्सी के बिल्कुल बीच में से कट कर दिया, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बेटा जब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो जब उसको मिड पॉइंट पे कट करोगे, तो जो मास कैपिटल एम टोटल रस्सी का होगा वो दो भागों में बट जाएगा, m/2 में। ठीक है ना? अब यस सर। जहां पे ये कट हुआ ना, उस जगह पे मैं टेंशन मान लूंगा, तो पीछे वाले हिस्से को ये टेंशन T से खींचेगा, तो पीछे वाले हिस्से को यदि टेंशन T से ये खींचेगा, तो आगे वाले हिस्से पे पीछे वाला हिस्सा जो है वो उसको T से पीछे खींचेगा। ठीक है ना? both are action reaction pair, but both acts on different body. Action reaction pair are always opposite to each other, but they acts on different bodies. तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है पहले वाले पे टेंशन लगेगा आगे की तरफ, जो कि पीछे वाले पे आगे की तरफ जो आगे वाला लगाएगा, और आगे वाले पे पीछे की तरफ जो पीछे वाला लगाएगा। ठीक है ना? हाँ ठीक है। सो अब हम इक्वेशन का लिखेंगे, F minus T इक्वल टू m/2 इंटू ए एंड T इक्वल टू m/2 इंटू ए। दोनों को जोड़ोगे तो F इक्वल टू ma। सो A की वैल्यू हो गई F/m। अब किसी भी इक्वेशन में यदि A की वैल्यू डाल दोगे तो टेंशन मिल जाएगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे मैंने डाल दिया, तो यहाँ पे डाल दोगे तो m/2 इंटू F/m, तो यानी कि F/2।
बोलो, बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो अब मैं मिटा देता हूँ इसको। लिख तो लिया है ना सबने? वंशिका? और एक बार और बता दो सर, ठीक, मुझे थोड़ा कम समझ आया। मैं ये बोल रहा हूं कि एक रस्सी है जिसका मास कैपिटल एम है, उसको मिड पॉइंट पे टेंशन लगाना है, निकालना है मुझे, तो मैं उसको दो हिस्सों में कट करूंगा, ठीक है ना? एक हिस्सा जहां पे कट करूंगा वहां पे टेंशन लगेगा, तो जो जो पीछे वाला हिस्सा है उस पे टेंशन लगेगा आगे की तरफ, ठीक है? तो पीछे वाले हिस्से को यदि आगे वाला हिस्सा खींच रहा है टेंशन टी से, तो पीछे वाले भी तो आगे वाले को खींचेगा टेंशन टी से। बोलो। यस, यस सर। तो जो पीछे वाला हिस्सा है वो टी से जाएगा, तो इसके लिए टी इक्वल टू एम बाई टू इंटू ए होगा, जो दिस इक्वेशन। और आगे वाले हिस्से के लिए इक्वेशन क्या होगा? एफ माइनस टी इक्वल टू एम बाई टू इंटू। बोलो, बात समझ में आ रही है? यस सर, आ गई आ गई। अब ये क्या होता है हमारे पास कि तो ये क्या होता है ना, यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास इन दोनों को जोड़ देंगे तो एफ इक्वल टू एम इंटू ए, तो ए इक्वल टू एफ बाई एम, ठीक है ना? अब ये एफ बाई एम किसी में भी डाल दो, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में तुम्हें टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में कहीं पे डाल दो। तो यदि मान लो कि मैंने 2 में डाल दिया, तो m बाई टू इंटू एफ बाई एम, एम से m कट गया तो f बाई टू, तो t इक्वल टू एफ बाई टू। बात समझ में आई? बोलो वंशिका, यस? यस सर। चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी theme पर। अब एक रस्सी लिया मैंने जिसका मास कैपिटल M है, और अब उसको 3 इक्वल हिस्सों में बांट दिया, ठीक है ना? मास M को 3 इक्वल हिस्सों में बांट दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रस्सी थी उसका टोटल मास तो M था, तो M बाई थ्री, M बाई थ्री और M बाई थ्री में बांट दिया उसको, और ये हो गया F। तो इस जगह पे टेंशन T1 होगा, इस जगह पे टेंशन T2 होगा, ये दोनों निकालना है तुम्हें, T1 एंड T2। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। मास M था, उसको 3 हिस्सों में बांट दिया, M बाई थ्री, M बाई थ्री, M बाई टू, एंड जो जंक्शन है इनका उस पे T2 और T1, ये T2 है और ये T1 है, ये निकालना। फाइंड T1 एंड T2। अब देखो, जिन जगहों पे हमें निकालना है उन जगहों पे हम तोड़ लेते हैं उसको। तो एक हिस्सा जो हुआ उसको तोड़ा तुमने पीछे वाले को, तो ये हो गया m बाई थ्री, तो इस पे एक नॉर्मल फोर्स लग गया N1, और नीचे में क्या लग गया? m बाई थ्री इंटू जी, और यहाँ पे T2 बोल रहा है तो यहाँ पे T2 लगा दो। फिर सिमिलरली दूसरा वाला बनाओ, तो दूसरा वाला फिर से m बाई थ्री हुआ, सो इस पे आगे m बाई थ्री इंटू जी लग गया, तो यहाँ पे एक N2 लगा दो, और यहाँ पे T2 लगा दो एक्शन रिएक्शन पेयर से, और यहाँ पे T1 इसको आगे की तरफ खींच रहा होगा तो यहाँ पे T1 लगा दो। अब जो तीसरा वाला हिस्सा है उसको देख लो, तो वो भी m बाई थ्री है, यहाँ पे लगा दिया मैंने नॉर्मल फोर्स, लेट से N3, यहाँ पे लगा दिया T1, यहाँ पे लगा दिया F, और यहाँ पे लगा दिया m बाई थ्री इंटू जी। बोलो यस? तीनों एपीटी समझ में आ रहा है? यस सर। अब आपने क्या किया, इक्वेशन लिखा। सो पहला इक्वेशन लिखा F माइनस T1 इक्वल टू
m/3 इंटू ए। दूसरा इक्वेशन लिखा है T1 माइनस T2 इक्वल टू m/3 इंटू ए, और तीसरा लिखा है T2 इक्वल टू m/3 इंटू ए। अब तीनों को जोड़ दिया, सो तीनों को जोड़ोगे तो f की वैल्यू हो जाएगी m इंटू ए, सो a की वैल्यू हो जाएगी f/m। अब इसमें डाल दो a/m, सो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी f/m, m/3 इंटू f/m, m से m कट जाएगा तो f/3। अब ये जो f/3 आया वो इसमें डाल दो या इसमें डाल दो, मन करे तो इसमें डाल दो। तो इसमें डाल दोगी तो क्या हो जाएगा f माइनस T1 इक्वल टू m/3 इंटू f/m, m से m कट गया तो ये हो गया f/3। सो यहाँ से T1 कितना आ जाएगा f/3 यानी कि 2f/3। ठीक है ना? यस सर। अब मन करे तो चेक कर लो, यदि इसमें तुमने ज्यादा T1 की वैल्यू 2f/3 और T2 की वैल्यू f/3, सो ये हो गया 2f/3 माइनस f/3, और ये हो गया m/3 इंटू f/m, तो हो गया f/3। तो ये मिलके हो रहा है f/3 और ये भी हो रहा है f/3, दोनों बराबर हो रहे हैं। तो पहले और तीसरे से जो निकाला है वो दूसरे में भी फुलफिल हो रहा है, इसका मतलब हमने सही किया। ठीक है ना? सर मैंने ऐसे किया है कि जो दो सेम डायरेक्शन में लग रही है उनको हाँ। T2 लेके उससे सॉल्व किया आगे। 2t उटी नहीं करना है, जो बता रहा हूं उससे अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है ना? सर मेरा आंसर लेकिन सेम आ रहा है आपकी तरह। आंसर तुम्हारा सेम आ रहा है, गलत कर रहे हैं, मेरा लेना देना उससे है ही नहीं। मैं कुछ डेवलप कर रहा हूं ना, क्वेश्चन थोड़े करवाता हूं मैं क्लास में। मैं कोई कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं ना, वो कॉन्सेप्ट डेवलप कर दोगी तुम। इसको करने का एक और भी तो तरीका हो सकता है, मैं डायरेक्ट लिख दूं एक्सेलरेशन इक्वल टू f/m, और फिर इसको अलग से सोचूं मैं अपने दिमाग में कि ये वाला अलग से जा रहा है एक्सेलरेशन a से, तो यहाँ पे मेरे को T2 मिल जाएगा m/3 इंटू ए। फिर ये वाला अलग से जा रहा है वो भी तो मैं सोच सकता हूं। तो मैं क्यों नहीं बता रहा उसको? बिकॉज आई वांट टू डेवलप समथिंग इन यू। फालतू का ब्रेन मत लगाओ अपना, ठीक है? आसान तरीका जो मैं तुमको बता रहा हूं वो क्या है, वो तुम अब देखो। पता नहीं तुमने किस तरह से आंसर निकाल के सही कर लिया है, बट आई एम लिस्ट इंटरेस्टेड इन आंसर। आंसर में कई बार गलत हो जाते हैं, उससे क्या लेना देना है? कॉन्सेप्ट पे फोकस करो ना, सेम क्वेश्चन थोड़ा आने वाला है तुम्हारे एग्जाम में। अब इसको यदि मान लो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें सॉल्व करना है इसी तरह के क्वेश्चन को, और तुम्हारे पास समय अब नहीं होगा, अब तुम ऐसा कट पिट करके नहीं करोगे उसको, तो तुम कैसे करोगे? यदि रैंकर बच्चे जैसा करना चाहोगे तो तुम ये सोचोगे कि भाई इसका जो एक्सेलरेशन होगा ना वो f/m होगा, इसमें कोई और शक? सर जो दो सर इसे एक टुकड़ा मान लूंगी, और जो दो टुकड़े T2 वाला जो टुकड़ा है उसमें 2m/3 मान लूंगी। हाँ देखते हैं। तो अब ये वाला जो है, पहले हमें T1 T2 निकालना था, तो T2 के लिए मैं सिर्फ इस टुकड़े को देखूंगा ठीक है ना? तो ये बेटा हो गया, ये n1 भूल गया मैं, इसमें मेरा कोई लेना है नहीं क्योंकि मुझे निकालना नहीं है। तो यहाँ पे मुझे निकालना था T2, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे T2 इक्वल टू m/3 इंटू ए, यानी कि m/3 इंटू f/m, तो डायरेक्ट 1/3 आ गया। फिर T1 निकाला है तो ये पूरे को एक साथ देखूंगा मैं, ठीक है ना? तो जब ये सर पूरे, मैंने भी ऐसे ही निकाला था। अच्छा ऐसे ही निकाला था? सर हाँ आपने सुना ही नहीं मेरी तो। अच्छा ठीक है, तब तुमने सही किया। तुम बोल रही थी कि दुगुना कर दिया, तो गुना क्या कर दिया वही नहीं बताया मेरे को। सर मैं बोल रही थी दोनों को जोड़ दिया मैंने, उन दोनों को एक। अच्छा अच्छा, हाँ तो देन यू डिड वेरी एक्सीलेंट वर्क। सो फिर तुमने क्या किया कि 2m/3 इंटू f/m, हाँ तब तुमने सही किया था। हाँ दिस वाज ओरिजिनल थिंकिंग, ठीक है? सो अब यस सर।
थिंकिंग से अब तुम एक क्वेश्चन करो जो तुम्हारी एग्जाम में भी आया हुआ है, ये मिटा दूं ना? यस सर। चलो ठीक है, फिर तुमने उतना सोचा, तो मुझे लगा कि तुम टेंशन को जोड़ रही हो कहीं पे, तो वो मैं गुस्सा हो गया। चलो ठीक है, गुड। लिट्टी बोले कि किसान ने टीचर कह रहे चिंतन थे हमें 20 तो किया नहीं, उल्टा डांट दिया अलग से। ये देखो बेटा, ये लेंथ एल है और यहाँ पे एक्स डिस्टेंस में यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हें बेटा टी निकालना, ठीक है ना? एम है इसका मास, वैसे ये कट जाएगा बट निकालो। एम ना भी दिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमेशा। अब तुम वही वाला तरीका लगाओ तो तुरंत हो जाएगा जो तुमने लगाया था वंशी का। तुमने क्या बोला था कि एक्सीलरेशन मैंने क्या किया कि एफ बाई एम कर लिया था, ठीक है ना? और इस पर्टिकुलर जगह पे इसको कट कर दो, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा एल माइनस एक्स, तो मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा एम बाई एल और इंटू एल माइनस एक्स जो होगा वो इस हिस्से का मास हो जाएगा, लेट्स से दिस इज एम डैश। तो यदि मैं यहाँ पे टेंशन निकालना चाहता हूं तो मैं टेंशन इज नथिंग बट एम डैश इंटू ए। अब तुम एम डैश यहां से डाल दो वहां पे, सो एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू एफ बाई एम। बोलो सही है? यस यस सर। सर। तो वो तुम्हारे वाले तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो ये क्वेश्चन तुम लोग के एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है, पी बाई क्यू का क्वेश्चन, ठीक है ना? मिटा दो इसको। यस सर। यस सर। बाकी जो कट करने वाला है, यदि कुछ भी भूल जाओगे तो कट करने वाला तरीका तुमको पता ही है, वो बेसिक तरीका है, तुम लगा लेना एग्जाम में। अब आते हैं हम लोग, तुम लोगों के पीवाई क्यू मैंने अभी नीट का देखा नहीं है, लेकिन तुम लोग को अभी रोप नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाला दिखा है क्या? लेमडा इक्वल यस दिखा है? यस अच्छा, तो चलो वो एक क्वेश्चन करा देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक रस्सी है और रस्सी का जो लेंथ है बेटा वो 2 मीटर मान लो, और यहाँ पे एक फोर्स लगा दो लेट्स से 20 न्यूटन का, और यहां से x डिस्टेंस पे मास पर यूनिट लेंथ अब यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, एंड मास पर यूनिट लेंथ लेमडा आसान सा कर देता हूं 2x कर देता हूं केजी पर मीटर, ठीक है ना? तुम्हें पता करना है कि फाइंड टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। ये क्वेश्चन करो। हाँ वैसे बेसिक क्वेश्चन है, मेडिकल में पूछा ही है क्वेश्चन, तो इन लोग आईआईटी वाला भी इन लोगों का भी उठा के पूछ देते हैं आजकल, कुछ पता नहीं है। सो अब हम लोग क्या करते हैं कि यदि हम यहाँ पे टेंशन निकालना चाहते हैं तो प्रोसेस सेम रहेगा, बस हमें करना क्या है कि वो जहां पे करना है वो कट कर देते हैं। सो लेट्स कट हियर, और एक का नाम मान लेते हैं M1 और दूसरे का मान लेते हैं बेटा M2, ठीक है ना? अब आपको करना क्या है कि M1 M2 निकालेंगे पहले, लेकिन आप बाकी चीजें वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे बिना किसी चेंज के। तो हम क्या करेंगे कि जहां पे कट किया है ना उस जगह पे मान लेते
टेंशन टी लगेगा। तो सेम एफईडी बनाएंगे, जो सब कुछ करते थे सेम करेंगे। और हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से M1, और यहाँ पे लिखेंगे टेंशन टी, यहाँ पे लिखेंगे N1, यहाँ पे लिखेंगे M1 इंटू जी, और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे कि ये लिखेंगे बेटा M2, फिर यहाँ पे लिखेंगे 20 और यहाँ पे लिखेंगे T। ये हो गया M2 और ये नीचे हो गया M2 इंटू जी। सेम करते थे जो वही किया, कोई चेंज नहीं है ना। सो अब हम वैसे ही लिख लेंगे 20 माइनस टी इक्वल टू M1 इंटू ए, नहीं M2 था वो, M2 इंटू ए एंड टी इक्वल टू M1 इंटू ए। अब बच्चों क्या किया कि इन दोनों को जोड़ दिया, तो आप जोड़ोगे तो 20 की वैल्यू आ जाएगी M1 प्लस M2 इंटू ए। सो यहां से आपके पास ए की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 20 अपॉन M1 प्लस M2। बोलो यस। यस Yes, सर। sir. जब ये M1 प्लस M2 निकाल ले यदि हम, तो हमारा काम बन जाएगा। तो पहले ये लिख लो तुम लोग, क्योंकि मैं थोड़ी जगह बन जाएगा तो फिर ये M1 प्लस M2 निकालेंगे। तो पहले ये जल्दी से लिख लो तुम लोग फिर से सारी स्टेप्स। हो गया सर। ठीक है। सो अब क्या करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे M1 प्लस M2 निकालने के लिए। तो आप x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट मान लो dx। यहां से अब इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं, ठीक है ना। ये पूरी ऐसे रख लेता हूं, इसको थोड़ा सा 2 मीटर की रस्सी ले लेता हूं। सो ये x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट लेता हूं जिसका लेंथ है dx। अब ये जो dx होगा ना, ये dx मास पर यूनिट लेंथ लेमडा दिया है। तो मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है m/l, ठीक है ना। तो चूंकि m/l कांस्टेंट नहीं है इसलिए उसको लेमडा दिया है। तो लेमडा इंटू dx जो होगा ना, ये छोटी सी रस्सी का मास हो जाएगा dm। बोलो छोटा सा जो स्ट्रिप Yes, लिया sir. उसका मास हो जाएगा लेमडा dx। बोलो जी लिम्पी। हाँ ठीक है। बोलो। एक बार फिर से बताना। यस सर। मैं x डिस्टेंस में एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट लिया कि स्ट्रिप जैसा dx का, और मैं बोल रहा हूं कि यदि लेमडा इसका मास पर यूनिट लेंथ है ना, तो लेमडा इंटू dx dm हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा इस छोटे से पार्ट का। बोलो। ओके सर। क्योंकि लेमडा का मतलब क्या है, लेमडा का मतलब m/l है, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है m/l। क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है तो इसलिए इसका नाम लेमडा दिया गया है, ठीक है ना। तो जब तुम m/l इंटू dx करोगी और यदि मास यूनिफॉर्म होता तो m/l इंटू dx क्या हो जाता है, इस छोटे से हिस्से का मास हो जाता। होता कि नहीं होता। यस सर। ये कब होता, जब मास यूनिफॉर्म होता है। चूंकि मास यूनिफॉर्म नहीं है उसकी जगह पे लेमडा दिया है उसको, तो हम इसको लेमडा dx लिख लेंगे। बोलो। यस सर। अब हमारे पास क्या होगा कि जब dm निकालना होगा तो वो निकल गया, तो अब टोटल मास मुझे निकालना है कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 तक। तो यदि मैं चाहूं तो m1 प्लस m2 डायरेक्ट निकाल सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ dm करके। बोलो। ये जितने छोटे Yes, छोटे sir. ये dm 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 में जुड़ के यहां तक जाएंगे तो पूरा का पूरा स्ट्रिप बन जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे इस dm को कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 तक, तो m1 प्लस m2 मिल जाएगा। बोलो। यस सर। और यदि मैं इसको 0 से 1 तक करूंगा तो फिर क्या मिलेगा, m2 मिलेगा, ठीक है ना। यस सर। और 1 से 2 तक करूंगा तो m1 मिलेगा। बात समझ आ रही है। हाँ जी सर। तो ठीक है।
अब मैं ये लिख लिया तुम लोगों ने, मिटा दूं? यस सर। तो ये यहां से मैं मिटा देता हूं। तो अब मेरे को चाहिए m1 प्लस m2। सो वो वैल्यू यहां से लिख दूंगा 0 से लेके 2 तक। तो यहाँ पे बच्चों लिख देंगे लेमडा इंटू dx 0 to 2, और ये फ्रॉम 0 to 2 2x इंटू dx। और 2x का इंटीग्रेशन तुम्हें क्या पता था, x स्क्वायर फ्रॉम 0 to 2 यानी कि 4 माइनस 0 यानी कि सिंपली 4। सो m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या हो गई, 4। बोलो यस। यस सर। Yes, सो sir. एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, 20/4 इक्वल टू 5। बोलो लिप्टी। सर नहीं आ रहा मुझे। ये m1 प्लस m2 जो होगा उसको dm को इंटीग्रेट किया, ये नहीं समझ में आया तुमको, क्या नहीं ये समझ तो में? ये आ गया ये तो आ गया। m1 प्लस m2 4 आया, ये समझ में आया? नहीं। अच्छा ये नहीं आया, तो लेमडा dx को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, 2x dx। 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हो गया। ठीक है ना? 0 से 2 करोगी, फिर 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 4 माइनस 0 लिखा तो है सब कुछ। बोलो वंशिका, सर यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। लिम्पी में तुमको अगेन बोल रहा हूँ बेटा, तुम्हारा मन तो करता नहीं है, लेकिन मेरी वीडियो देखो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के ऊपर अलग से वीडियो बनाया 30-30 मिनट का, और ये सब एलिमेंटल पार्ट कैसे लिया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाए, सब बताया हुआ है। इन दोनों बच्चों के पास टाइम नहीं, तुम्हारे पास भरपूर टाइम है, तुम देख लो बेटा एक बार, ठीक है ना? तुम्हारे पास टाइम नहीं तो तुम्हारे लिए एक सर बहुत, सब हो गया। एक जो कोर्स मैंने पूरा एक कोर्स बनाया है मैंने, उसमें सिर्फ 7 घंटे का लेक्चर कंप्रेस करके 1.5 घंटे में किया है उसको, वो देख लो, म्यूजिक में है पीछे, अच्छा म्यूजिक बज रहा है, पियानो वगैरह। 3 घंटे तुम सिर्फ मेहनत करोगी ना, 3 घंटे सिर्फ देखोगी, तो तुम्हें सब कुछ जो अभी तक भूला हुआ याद आ जाएगा। और बिलीव करो वो चीज आसान नहीं, सर 15 नंबर का क्वेश्चन है वो। 3 घंटे में तुम कुछ नहीं करोगी तो 150 क्वेश्चन होंगे उसमें, कुछ नहीं तो 150 से ज्यादा ही होंगे, मैं ऐसे ही बोल दिया 150, 200-250 क्वेश्चन है उसमें, ठीक है? चलो अब आते हैं हम लोग M2 की बात कर लेते हैं। M2 कितना आ गया, M2 जब तक मैं बात कर रहा था तब तक किसी ने निकाल लिया था, कितना आ गया था M2? धैर्य, वंशिका, नहीं निकाले हैं तुम लोगों ने? चलो M2 निकाल लेते हैं साथ साथ। M2 बेटा क्या हो जाएगा, 0 to 1 dm। बोलो यस। Yes, sir. तो 0 to 1 dm करोगे तो ये भी अगेन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1 यानी कि 1 हो जाएगा। Hmm. तो यदि इस इक्वेशन में M2 की वैल्यू डाल दोगे तो 20 माइनस टी इक्वल टू 1 into 5, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। बोलो बोलो जी यस। Yes, sir. बंसिका, लिम्पी, यस सर। चलो लिम्पी समझ में आया, मिटाऊं? कहाँ गायब हो गई है लड़की, ये अचानक गायब हो जाती है। चलो आप देखो, चेक करने के लिए हमने क्या किया कि M1 भी निकाल लिया, ठीक है ना? सो बच्चों M1 कितना आएगा, व्हाट इज M1? M1 की वैल्यू बच्चों आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 lambda dx which is 1 to 2 2x dx, यानी कि ये हो जाएगा x स्क्वायर फ्रॉम 1 to 2 यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 3। ये 3 यदि यहाँ पे डालोगे तो तुम चेक कर सकते हो कि टेंशन कितना आ रहा है। तो 3 into 5 ये भी 15 आ रहा है,
बोलो। यस सर। Yes, sir. यानी कि हमने सब तरह से चेक कर लिया। सो दिस इज व्हेन मास इज नॉट यूनिफॉर्म, व्हेन मास इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देन दिस इज द प्रोसेस। तो ये 2x था, यहाँ पे x² + x हो सकता है, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, फिर तुम लोगों से सॉल्व नहीं होगा, इंटीग्रेशन लंबा चौड़ा मुझे कराना पड़ेगा। छोटा सा यदि तुम करना चाहो तो तुम उसको ले लो e⁻x-1, वो तुमको होमवर्क में दे देता हूँ, वो तुम सॉल्व कर लोगे यदि तुम्हें पता होगा तो लेमडा की वैल्यू यदि e⁻x-1 इसी क्वेश्चन में मैं रख दूं kg/मीटर, तो फिर तुम निकालना, टेंशन ये मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है, लेमडा की वैल्यू बदल के मैंने कर दिया e⁻x-1 kg/मीटर, देन फाइंड टेंशन, ठीक है ना।